देखिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का एग्जांपल है। बेसिकली इसमें से कम ही आने का चांस है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई फार्मूला, इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल है, 5 रेड बॉल्स। एक बॉल निकालते हैं, उस बॉल का कलर नोट करते हैं। अगर कलर रेड है तो 2 एडिशनल रेड बॉल उसमें फिर पुट करते हैं, फिर एक बॉल निकालते हैं। अगर ब्लैक बॉल है तो 2 एडिशनल ब्लैक बॉल पुट करते हैं और फिर एक बॉल निकालते हैं। तो जो सेकेंड टाइम में बॉल निकालते हैं वो ब्लैक होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बता नहीं। सपोज कीजिए कि पहली बार रेड निकालने का इवेंट ए है और ब्लैक निकालने का इवेंट बी है, तो और सेकेंड बार ब्लैक निकालने का इवेंट ई है, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/10 और यही वैल्यू पी बी की भी हो जाएगी, क्योंकि 5 ब्लैक है और 5 रेड है। तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया 5/10 1/2, तो ये भी 1/2 होगा। अब कहा जा रहा है कि भाई अगर मान लो कि रेड बॉल निकाला गया है, तो रेड बॉल निकालने हैं तो इसका मतलब है कि 2 एडिशनल रेड बॉल आ गया। अब 2 एडिशनल रेड बॉल आ गया तो फिर रेड निकालने के लिए अब बॉल हो जाएंगे 7, रेड बॉल 7 और टोटल बॉल हो जाएगा 12। अगर पहली बार में ब्लैक बॉल निकला है तो 2 ब्लैक बॉल डालने से रेड में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन टोटल में चेंज हो गया। अब हमें निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो पी ए इंटू पी ई कंडीशन बी, ठीक है। तो ठीक है, ये वैल्यू है और प्लस पी बी इंटू पी ई कंडीशन बी। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि जो वैल्यू ब्लैक निकालना था ना, तो ब्लैक निकालना पहली बार हमने अगर रेड निकाला है और ब्लैक निकालने के लिए ये 5/12 और ये 7/12, तो पी ए क्या हो गया 1/2 इंटू 5/12 और ये 1/2 इंटू 7/12, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 12/12, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमको ऐसे यूज कर जाना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि जो ट्रू बोलने का प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 3/4 है। ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो ट्रू बोलने की अगर प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो ट्रू नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 3/4 1/4। अब ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए इवेंट ए है, तो ट्रू नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी ए डैश भी लिख सकते हैं। तो पी ए की वैल्यू अगर 3/4 है तो पी ए डैश की प्रोबेबिलिटी 1 - 3/4 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ई इवेंट हमने लिया कि वो क्लेम करता है कि वो 6 है, तो अगर इसको क्लेम करता है कि 6 है और सच बोल रहा हो, ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6 होती है। और अगर झूठ बोल रहा है तो यहाँ डैश लिख देता हूँ। अगर झूठ बोल रहा है इसका मतलब है कि 6 नहीं आ रहा है, अदर देन 6 आ रहा है, तो 5/6 हो। अब हमको निकालना है PA/E, मीन्स क्लेम किया कि 6 है तो एक्चुअल में सही बोल रहा है तभी 6 होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा PA इंटू
पी ई कंडीशन ए बाई पी इंटू पी ई कंडीशन ए प्लस पी ए डैश इंटू पी ई कंडीशन ए डैश, इसको यूज कर जाइए तो पी ए की वैल्यू 3/4 इंटू 1/6 है, 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6, तो ये 3/5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक सही बोल रहा है मैंने 6, एक्चुअल में 6 आने की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब वो सच बोल रहा हो कि 6 है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि क्लेम, देखिए ये क्लेम किया है कि 6 है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो सच बोल रहा है। तो ये कंडीशनल बेस थ्योरम से निकाल रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले लगा रहे हैं। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से निकल रहा है। बेसिकली ये क्या है, पी ए इंटरसेक्शन ई और बाई पी है, ये पी का टोटल वैल्यू हो गया, ये पी ए इंटू पी ई कंडीशन ए आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको पुट किए गए हैं। फर्स्ट जो है वह कह रहा है कि भाई अगर ए सबसेट है बी का तो इसमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऐसे यूज करूं कि पी ए कंडीशन बी, तो ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब देखिए ये पी ए बाई पी बी हो जाए, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, बी का जो पार्ट है ये ए में कंटेंट है, तो जो कॉमन पार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ए होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो पी ए कंडीशन बी होनी चाहिए। तो एक पार्ट ये हो गया, सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पी बी बाई पी ए, ठीक है ना, एनसीईआरटी का बीट है पी बी बाई पी ए। तो अब देखिए यहाँ पे पी ए बाई पी बी मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्चुअल में ये थोड़ा ज़्यादा ही इजी हो जाएगा अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट में देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं पी ए बाई पी बी इंटू पी बी कर दूं, ठीक है ना, तो पी बी जो है 1 से लेस क्वांटिटी है तो ये वैल्यू गिर जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तो प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकता है बेसिकली, तो इसको कैंसिल कर दिए। तो पी ए कंडीशन बी यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड कर सकता है, इक्वल टू का कंडीशन भी होल्ड कर सकता है। तो ये वैल्यू हो गया पी ए कंडीशन बी ग्रेटर इक्वल टू, सिंपली सोचिए कि पी बी से अगर हम मल्टीप्लाई करें मतलब 1 से 1 या 1 से स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू लेस हो जाएगी, पहले जितनी वैल्यू थी उससे लेस हो गई, मींस एलएचएस का वैल्यू जो है उससे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन यूज होगा। अब ये देखिए ये है 2k 4k प्लस 6k, तो 6k ये जो वैल्यू आ गया ये 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9 हो जाए, तो k का वैल्यू 0.15 हो जाए। अब देखिए k की वैल्यू ये जो कह रहा है कि x की वैल्यू जो है, ठीक है ना, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे यूज करनी। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया कि 3 एंड 4 के लिए यूज करना है। तो 3 एंड 4 के लिए जब आप यूज करेंगे तो ये टोटल वैल्यू
पी एक्स कितना हो गया, सॉरी ये तो करेक्ट ही था ना, 2 to 4 और प्लस, हाँ ऑप्शन थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। तो ये जो वैल्यू अगर मैं यूज करूंगा तो ये आपको 5k आ गया और k की वैल्यू 0.15 आ रही है। कोई एक ऑप्शन को थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिए। क्वेश्चन कंस्ट्रक्टेड है ऑलरेडी, अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और साथ में पुट कर रहा हूँ, तो कभी कभी ऑप्शंस में थोड़े बहुत एरर आ जाते हैं, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप इन चीजों को सीखिए। तो ये आप देखिए ये हो गया कि 2k प्लस k मीन्स यहाँ पर 5k आ रहा है, तो 5k की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 5k की वैल्यू जब निकाले तो पहले तो k की वैल्यू निकाल दिए, ये टोटल का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 में से हमने 0.1 माइनस कर दिया तो 6k इक्वल टू 0.9 आ गया। 0.15 से इसको डिवाइड कर दिए तो k की वैल्यू जो है 6 से डिवाइड करने से देखिए यहाँ से k की वैल्यू 0.9/6 आ रही है, तो ये 0.15 आ गया। तो 0.15 किसका वैल्यू है, k का वैल्यू है। हमको कितना वैल्यू चाहिए, 5k चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6k की वैल्यू आप ऐसे भी ले सकते हैं 0.9/6 इंटू 5, तो 4.5/6, तो ये क्या हो गया 0.75 हो गया। 6 का टेबल कर दीजिए, आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब जो है बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट सूटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको तो श्योरली प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन, माने अगर 3 टॉसेज एक सिंगल कॉइन का करते हैं तो या तो तीनों में हेड नहीं आएगा मीन्स 0 हेड, या एक में हेड आएगा, या 2 में हेड आएगा, या 3 में हेड आएगा। तो 0 हेड वाले के लिए देखिए x की वैल्यू जो है क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, ठीक है ना, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब px लेना है तो 0 हेड वाले के लिए टोटल कितना सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, 8 है, और 0 हेड के लिए 1/8, 1 हेड के लिए 3/8, 2 हेड के लिए 3/8 और 3 हेड के लिए 1/8। अब इनको इंटू करके प्लस करना है तो क्या आएगा, 0 + 3/8 + 6/8 + 3/8, कितना हो गया, 6 + 3 9 + 3 12/8 हो गया, 3/2 हो गया। तो आया होगा समझ में। अब देखिए 2 dice are thrown simultaneously if x denotes the number of success then expectation। तो एक्सपेक्टेशन और मीन दोनों सेम कंसेप्ट्स हैं, कहीं एक्सपेक्टेशन यूज होता है, कहीं मीन यूज होता है। तो यहाँ पर जो सेम टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। अब हमने x की वैल्यू को यूज किया, 2 डाइस थ्रो करेंगे, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो या तो 0 6 आएगा, या 1 6 आएगा, या 2 6 आएगा, ठीक है। तो 0 6 का मतलब है 2 डाइस मीन्स पहले पर भी 6 नहीं है, दूसरे पर भी 6 नहीं, तो 5/6 × 5/6
6 होगा। इसमें देखो ट्वाइस इंटू 1/6 इंटू 5/6, इसका क्या मतलब है कि पहले पर 6 नहीं है, पहले पर 6 है दूसरे पर नहीं, या दूसरे पर 6 है पहले पर नहीं, तो 1/6 इंटू 5/6 2 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पर 1/6 एंड 1/6। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया, ये 10/36, और ये कितना हो गया 2/36, मीन्स 2/36 मीन्स 12/36 मीन्स 1/3। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1/3। अब इधर से इसको सॉल्व कर पाए। द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face। देखो ये सिंपल डाई नहीं है, ये एक ऐसा डाई है जिसमें 3 फेसेस पे 1 लिखा हुआ है, 2 फेसेस पे लिखा हुआ है, और 5 1 फेस पे लिखा गया है। तो इसके लिए हमारे पास तो कह रहा है कि मीन नंबर ऑफ 10, ठीक है ना, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑफ 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर x ले लीजिए। तो देखिए x में क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, और 2 आने वाला है, और 5 आने वाला है, ठीक है ना। अब px, तो px 1 आने के लिए प्रोबेबिलिटी सोचिए, तो टोटल जो वैल्यूज हैं वो टोटल 6 फेसेज हैं, 6 में 3 फेसेज पे जो है वो 1 है, तो 3/6 हो गया। ये 2 फेसेज जो है 2 on 2 फेसेज, तो 2/6 हो गया, ये 1/6 हो गया। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने से 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6, तो ये कितना आ गया 12/6 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, जब मीन निकालना हो तो हमें रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल बनाना होता है। ये टेबल बना करके और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या है x इंटू पी एक्स, इस तरह का सिग्मा, माने ये क्या है ई एक्स की वैल्यू, एक्सपेक्टेशन की ये वैल्यू है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर दे रहे हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से है, और बाइनोमियल में क्या होता है कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। ये सक्सेस है, ये फेल्योर है, और r सक्सेस के लिए आप NCR p टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r, ये आपको यूज करना होता है। तो अब आप देखो कि 100 बॉल्स हैं, 10 आर डिफेक्टिव्स हैं। नॉन इज डिफेक्टिव मीन्स अगर हमको चेक करना है कि भाई 100 बॉल्स जो हैं उसमें से कितने बॉल नॉन डिफेक्टिव हैं, तो 90 बॉल्स नॉन डिफेक्टिव है। एक बॉल अगर ड्रॉ करते हैं तो p की वैल्यू 90/100 होगी, 9/10 होगी। अब आपको क्या करना है कि नॉन डिफेक्टिव मीन्स n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 0 है, तो 9/10 का पावर 0 हो गया, और q क्या है 1/10 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। मैंने जो है नॉन डिफेक्टिव, नॉन आउट ऑफ ए सैंपल, नॉन defective, the probability that out of a sample 5 non is defective, माने
जीरो डिफेक्टिव है, तो जीरो नॉट इज डिफेक्टिव मीन्स ऑल सही है, तो ऑल सही है मीन्स ये हो गया 5 और ये हो गया 0, ये हो गया 5। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है 1 है, तो 9/10 का पावर 5 और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 9/10 का पावर कितना, 9/10 का पावर 5 होना चाहिए ना, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे आपको यूज होना चाहिए या तो ये अगर 5 है 9/10 ही होना चाहिए, एक्चुअल में 5 तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना। तो ये 9/10 है। देखिए यहाँ से ये वैल्यू आ रहा है, नॉन डिफेक्टिव की क्वालिटी कितनी है, एक बार अगर निकालते हैं तो इस तरह से अगर हम देखें कि 5 सैंपल है, एक सैंपल के लिए मैंने ये हो गया 9/10, फिर दूसरे के लिए 9/10, तीसरे के लिए 9/10, इस तरह से प्रत्येक के लिए हमारा जो क्वालिटी है वो 9/10 है। तो यहाँ पर बाइनोमियल क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज किए हैं, NCR P to the power R Q to the power n minus R, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, the probability that a student is not a swimmer is, तो अगर मान लो कि यहाँ पर कह रहा है 4 are swimmers, हमें नॉट ए स्विमर के लिए 1/5 है, नॉट ए स्विमर के लिए 1/5 है, तो स्विमर के लिए हमने लिया तो 4/5 हो गया और ये 1/5 हो गया। 5 स्टूडेंट्स हैं, इनकी वैल्यू को मैं 5 ले लेता, तो 4 स्विमर्स के लिए क्या हो जाएगा, 5C 4 हो जाएगा और ये 4/5 का पावर 4 और 1/5, ऐसे ऑप्शन है कि नहीं, 4/5 का पावर 4, ये ऑप्शन है। तो इस कैटेगरी की जो क्वेश्चंस है वो सबसे सरल होते हैं, आप बस थोड़े से कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो देखने में थोड़े मुश्किल लगते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। लास्ट राउंड में प्रैक्टिस होता है, फोकस नहीं होने से थोड़े मुश्किल लगते हैं, अदरवाइज बहुत आसानी से ये बनते हैं। तो इस तरह से आपका जो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक्स जो है वो एटमोस्ट रिवाइज हो गया है, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का उसमें दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जैसे वेक्टर हो गया उसको डिस्कस करेंगे, 3D हो गया, वेक्टर 3D, ये भी बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही नॉर्मल सिंपल सिलेबस है, तो उसको तो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में भी उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है और सबसे कम टाइम हम उधर ही देते हैं, इसलिए उसको प्रैक्टिस करने की सब जरूरत है। थैंक यू।